हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैटेक सेपियंस। सो आज के सेशन के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर एक्वापोरिंग्स। ठीक है, तो एक्वापोरिंग्स बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके वाटर चैनल्स हैं, क्योंकि एज वी नो कि जो वाटर है वो आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है और मेम्ब्रेन का ओवरऑल नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। सो एक्वापोरिंग्स आर स्पेसिफिक चैनल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स देखेंगे और इससे रिलेटेड फिर हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं एक्वापोरिंग्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्वापोरिंग्स फॉर्म हाइड्रोफिलिक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स फॉर द पैसेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक, क्योंकि मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है और वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए हमें हाइड्रोफिलिक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? Aquaporin, it is a family of integral protein discovered by Peter Agre. The aquaporins provide channels for the rapid movement of water molecules across all plasma membrane. ठीक है, तो aquaporins जो है वो रैपिड मूवमेंट कराते हैं वाटर की। सेकंड पॉइंट बता रखा है कि जो 10 aquaporins आर नॉन इन ह्यूमन, ईच विद इट्स स्पेशलाइज्ड रोल। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के एक्वापोरिन्स होते हैं। जैसे मेनली हम डिस्कस करेंगे जो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर आपको पता है कि जो वाटरी एब्जॉर्प्शन होती है, तो वहां पर एक्वापोरिन्स का मेन रोल होता है। थर्ड पॉइंट इसने बताया कि जो आरबीसी होते हैं आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, विच स्वेल और श्रिंक रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू abrupt changes in extracellular osmolarity as blood travels through the renal medulla. They have a high density of aquaporin in their plasma membrane. ठीक है, जो आरबीसी होते हैं जो स्वेल या श्रिंक करते हैं, ठीक है, जैसे आरबीसी को जब आप ब्लड ब्लड में वो ट्रैवल करता है डिफरेंट जगह पर, तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि ऑस्मोलैरिटी क्या है। जैसे अगर कंडीशंस हाइपोटोनिक है, कि जब जैसे बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी बाहर जाएगा, तो वहाँ पर आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। बट अगर एक्सटर्नल कंडीशंस हाइपोटोनिक है तो वाटर अंदर आएगा। ठीक है, जैसे इसमें आपको एक वैसे मैं पॉइंट भी बता देता हूँ कि जो आरबीसी होते हैं, अगर हम एक एग्जाम में जनरल क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि आरबीसी के अंदर कितने परसेंट NaCl होता है और कितने परसेंट ग्लूकोज होता है, तो आरबीसी के अंदर 0.9% NaCl होता है और 5% ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो जैसे वो क्वेश्चन दे देता है, जैसे NaCl की बात करें, अगर 0.9 से ज़्यादा कंसंट्रेशन हुई तो वाटर बाहर जाएगा। बट अगर बाहर कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से कम हुई तो पानी आपका बेसिकली मतलब हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक, जैसे सिंपल सी बात करें, अगर तो एक 2% NaCl है तो वो कंसंट्रेशन बाहर की ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वाटर आपका बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर की कंडीशन हाइपोटोनिक है। तो अगर वाटर बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक करेगा। लेकिन यही कंसंट्रेशन अगर मैं 0.5% NaCl लिख दूं तो क्या होगा, अंदर की कंडीशंस हाइपोटोनिक है। अब हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि जो वाटर है वो अंदर की तरफ आएगा और सेल आपका क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो भी मैं आपको पहले भी बता रहा था कि क्योंकि नेफ्रॉन, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बता रखा है कि 7 डिफरेंट एक्वापोरिन्स प्ले रोल्स इन यूरिन प्रोडक्शन एंड वाटर रिटेंशन इन द नेफ्रॉन, द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ईच रीनल एक्वापोरिन हैज ए स्पेसिफिक लोकलाइजेशन इन द नेफ्रॉन। ठीक है, जैसे होता है ना नेफ्रॉन का डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होती है, उसके अंदर आपका लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होती है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्वापोरिन्स हैं और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और रेगुलेटरी फीचर होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको याद रखना, एक्वापोरिन 2। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द epithelial cells of the renal collecting duct, is regulated by vasopressin। क्या एक्चुअली क्या होता है, जब बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो वैसोप्रेसिन, जो कि वैसे तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, बट ये स्टोर और सीक्रेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। तब जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। और वैसोप्रेसिन का क्या फंक्शन होता है कि वो एक्वापोरिन 2 को बेसिकली एक्सपोज कराता है ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, वो कह रहा है ना कि मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी व्हेन वैसोप्रेसिन लेवल इज हाई। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, अगर वैसोप्रेसिन नहीं बनता है या कम बनता है तो अ, फिर यूरिन ज़्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि अगर वाटर कम रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन ज़्यादा आएगा,
ठीक है, जैसे हम एक डिजीज भी पढ़ते हैं जिसका नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है ना, एक मलेटस होती है, दैट इज वो तो इंसुलिन से रिलेटेड हम बोलते हैं या ग्लूकोज लेवल से। बट अगर एडीएच या वैसोप्रेसिन नहीं बन रहा है तो बेसिकली आपका उस केस में क्या होगा कि जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी आपकी, कम होगी, और यूरिन जो है वो ज्यादा आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बता रखा है कि जो म्यूटेंट माइस है जिसमें मान लो एक्वापोरिन 1 ही नहीं है, दैट हैज इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, जिसे हम क्या बोलते हैं पॉलीयूरिया, एंड डिक्रीज यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक्वापोरिन नहीं है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो यूरिन आउटपुट ज्यादा आता है। ठीक है, जैसे माइस की बात कर रहा है, द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज वाटर परमेबिलिटी ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब जैसे ह्यूमंस में बता रहे हैं, ह्यूमंस के अंदर अगर जेनेटिकली डिफेक्टिव एक्वापोरिन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वैरायटी ऑफ डिजीजेस। जैसे एक डिजीज का नाम मैंने आपको बताया भी सी, डायबिटीज इंसिपिडस, दैट इज इंक्लूडिंग ए रिलेटिवली रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज, दैट इज accompanied बाय पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है कि यूरिन आउटपुट ज्यादा आ रहा है। अब देखो क्या होता है ना, डायबिटीज इंसिपिडस के हम दो रीजन देते हैं। एक तो या तो वैसोप्रेसिन नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि आपको सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि वैसोप्रेसिन जो होता है, जब वो उसका लेवल इंक्रीज होता है तो एक्वापोरिन 2 रिस्पॉन्ड करता है। कौन सा एक्वापोरिन रिस्पॉन्ड करता है? 2। ठीक है, अब देखो डायबिटीज इंसिपिडस के दो रीजन हो सकते हैं, या तो वैसोप्रेसिन नहीं बन रहा, या दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि वैसोप्रेसिन तो बन रहा है बट एक्वापोरिन 2 के अंदर म्यूटेशन है। ठीक है, तो ये दो रीजन हम दे सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एक्वापोरिन्स हैं दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्वापोरिन सिर्फ ह्यूमंस में ही होते हैं या माइस में ही होते हैं, ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं। ठीक है, जैसे बता रहा है कि जो प्लांट है अरेबिडोप्सिस थैलियाना, उसके अंदर 38 एक्वापोरिन जीन्स हैं, रिफ्लेक्टिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, कितनी एक्वापोरिन जीन है? 38। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, अगर हम एक्वापोरिन 1 के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 4 आइडेंटिकल मोनोमर्स हैं, ईच ऑफ विच फॉर्म्स ए ट्रांसमेम्ब्रेन पोर with a diameter sufficient to allow passage of water molecule in a single file। ठीक है, एक्वापोरिन जो बना है उसमें 4 आइडेंटिकल मोनोमर्स होते हैं, एंड ईच ऑफ विच फॉर्म ए ट्रांसमेम्ब्रेन पोर। ठीक है, विद ए डायमीटर सफिशिएंट टू अलाउ पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ए सिंगल फाइल। ठीक है, तो एक्वापोरिन 1 के बारे में बताया है कि इसके अंदर 4 आइडेंटिकल मोनोमर है। ठीक है, अब एक पॉइंट क्या बताया कि जो एक मोनोमर है उसके अंदर 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट्स होते हैं एंड 2 शॉर्टर हेलिक्सेस होते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ विच कंटेन द सीक्वेंस एनपीए। ठीक है जी, ये देखो मैं आपको डायग्राम दिखता हूँ, हम सिर्फ एक मोनो की बात करें। ठीक है, तो एक जो मोनोमर है उसके अंदर 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और उसमें क्या लिखा है कि दो क्या होते हैं आपके शॉर्टर हेलिक्सेस, ये शॉर्टर हेलिक्स जो दो बीच में आपको दिख रहे हैं, और दोनों में एक सीक्वेंस होता है दैट इज एनपीए। एन इज एस्पाराजिन, पी इज प्रोलिन, ए इज एलेनिन। ठीक है, द 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्सेस फॉर्म द पोर थ्रू द मोनोमर। ठीक है, कि जो 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्सेस होते हैं दे फॉर्म द पोर थ्रू द मोनोमर, और जो 2 शॉर्ट लूप्स हैं जिनके अंदर एनपीए सीक्वेंसेस होते हैं, दे एक्सटेंड टुवर्ड द मिडल ऑफ द बाइलेयर फ्रॉम अपोजिट साइड। ठीक है, देखो आपको ये दोनों एनपीए वाले जो लूप्स हैं ये कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको? मिडल में। ठीक है, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीए जो है ये में एक्वापोरिन का जो वन है जैसे उसके मोमर में देखने को मिलता है, या आपको एक्वापोरिन जो वन है उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्सेस हैं और 2 शॉर्टर हेलिक्सेस हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है कि वैसे तो एक्वापोरिन जो है वो वाटर के लिए स्पेसिफिक होते हैं, बट कुछ एक्वापोरिन ऐसे होते हैं जो ग्लिसरॉल और यूरिया को भी पास कराते हैं एट हाई रेट। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो जैसे एक्वापोरिन जो है वो तो जो सॉरी वाटर है वो तो पोलर है। ठीक है, तो एक्वापोरिन उसका तो ट्रांसपोर्ट कराती हैं, बट कुछ एक्वापोरिन
नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है, आपका यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, उसका भी ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। दीज एक्वापोरिन्स आर बिलीव टू बी इम्पोर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। जैसे कि एक्वापोरिन 7 होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ एडिपोसाइट्स में होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स ग्लिसरॉल एफिशिएंटली, ठीक है। एक्वापोरिन 7 कहाँ पर होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडिपोसाइट्स, ठीक है। जैसे देखो ये एक लिस्ट है, यहाँ पर अलग अलग एक्वापोरिन्स के बारे में बता रखा है कि कौन सा एक्वापोरिन कहाँ पर होता है, बट मेन चलो आप एक्वापोरिन 2 ही याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया कि वाटर परमेबिलिटी इन रीनल कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब बॉडी में पानी एम्पल अमाउंट में आए तब एक्वापोरिन 2 वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कराता, लेकिन जब बॉडी में पानी की कमी होगी तो एट दैट टाइम इट इज इंपॉर्टेंट कि वाटर का लॉस बॉडी से कम हो, और यू कैन से कि वाटर को रीअब्जॉर्ब कराया जाए, यूरिन के थ्रू लॉस कम हो, ठीक है। अब वो वैसोप्रेसिन रेगुलेट करता है। अब वैसोप्रेसिन जो होता है ना वो एक्वापोरिन 2 को एक्सपोज कराता है, जब वैसोप्रेसिन का लेवल ज्यादा होता है तो वो एक्वापोरिन 2 को एक्सपोज कराता है कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक्वापोरिन 2 में ही प्रॉब्लम है तो दैट विल लीड टू नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो अलग अलग एक्वापोरिन्स हैं, दे हैव बेसिकली डिफरेंट रोल्स, ठीक है। तो मैं चलो अभी आप एक्वापोरिन 2 ही याद रखना, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आए हैं आपके नेट के एग्जाम में। जैसे जून 2014 में क्वेश्चन आया था कि aquaporins आर ए क्लास ऑफ प्रोटीन दैट आर रिलेटिवली abundant in plant membrane, following are certain statements regarding the properties of aquaporins, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि एक्वापोरिन्स जो है वो वाटर चैनल्स बनाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। सम एक्वापोरिन्स also transport uncharged molecules such as ammonia, ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है कि जो एक्टिविटी है एक्वापोरिन की वो फॉस्फोरिलेशन से रेगुलेट नहीं होती है, वो फॉस्फोरिलेशन से रेगुलेट होती है, ठीक है। फिर ये कि जो एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन है वो कैल्शियम कंसंट्रेशन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से रेगुलेट होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। एक्चुअली आप 4 पॉइंट याद रखना, एक पीएच, ठीक है, एक आपका फॉस्फोरेशन, पीएच, फॉस्फोरिलेशन, कैल्शियम एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, कैल्शियम एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये सब के सब क्या करते हैं आपका, ऑल ऑफ देम रेगुलेट एक्वापोरिन एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें सी गलत है, तो एक ही आंसर सही होगा आपका ए, बी एंड डी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जून 23 एग्जाम में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वापोरिन, ठीक है। सो दे आर इंटीग्रल प्रोटीन्स इन द मेजर इंट्रिंसिक फैमिली, ये स्टेटमेंट सही है। ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और बैक्टीरिया में भी होते हैं। फिर उसने बताया कि ए हाईली कंजर्व्ड एनपीए ट्रायड ऑफ रेजिड्यूज इज प्रेजेंट इन द एंड टर्मिनल हाफ प्रोटीन, और दूसरे में सिर्फ टर्मिनल हाफ, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि एनपीए दोनों तरफ है, ठीक है ना, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। जैसे इसको आप एन टर्मिनल हाफ मान लो कि इधर 3 है और उधर भी 3 है, तो एनपीए जो है वो एन टर्मिनल हाफ वाले में भी है और सी टर्मिनल हाफ वाले के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो अभी आपका रिसेंट दिसंबर 25 के एग्जाम में आया था, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्वापोरिन मेडिएटेड वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। अब देख रहे हो ना, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपसे प्लांट में पूछ लेते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट क्या है, द एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन इज रेगुलेटेड बाय ऑल्टर्ड पीएच एंड कैल्शियम कंसंट्रेशन एज वेल एज फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पीएच, कैल्शियम और फॉस्फोरिलेशन और एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये चारों एक्वापोरिन की एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। ऐसे बी भी सही है कि एक्वापोरिन की एक्टिविटी है दैट इज रेगुलेटेड बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है। अब देखो ना, ये हमें क्या आइडिया दे रहा है कि अगर प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पता है कि पीएच
कैल्शियम, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और फॉस्फोरिलेशन एक्वापोरिन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो मुझे पता है ए और बी दोनों सही है, ठीक है, और एक ही ऑप्शन में ए एंड बी है, ठीक है। अब बाकी वैसे कुछ और भी स्टेटमेंट्स ने बना रखे ना कि जैसे एक्वापोरिन्स हैं वो एपिडर्मिस और एंडोडर्मल सेल्स में ही होते हैं, बट जाइलम पैरेन्काइमा में नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब वो जाइलम पैरेन्काइमा में होते हैं। और एक्वापोरिन्स जो हैं दैट डू नॉट मेडिएट इनफ्लक्स ऑफ बोरिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड इनटू साइटोसोल, ठीक है। अब इसका मतलब या तो वो मेडिएट करते हैं, क्योंकि इन्होंने डू नॉट मेडिएट लिखा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब वही होता है ना, जैसे एक दो पॉइंट्स वो ऐसे ऐड करेंगे कि शायद आपने ना सुनो, क्योंकि ये जो हमने जनरली पढ़ा उसमें थोड़ा सा हमने मेनली एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, कि जैसे हमने नेफ्रॉन की बात करी, डायबिटीज इंसिपिडस की बात करी, ठीक है। तो अब जैसे ये दो पॉइंट जिसको पता थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये दोनों पॉइंट आए हुए थे, तो वो क्वेश्चन इजीली कर सकता था, ठीक है। चलो ये आपको जो सीओडी है वो क्या आपका दोनों स्टेटमेंट्स के आपकी इनकरेक्ट है, कि एक्वापोरिन्स जो है वो सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोडर्मल सेल्स को ही रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, वो जाइलम पैरेन्काइमा में भी होते हैं, और ये इनफ्लक्स कराते हैं बोरिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड का इनटू द साइटोसोल, ठीक है। तो एक्वापोरिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इस पे बेस्ड आप देख रहे हो, चाहे वो क्वेश्चन आपसे जनरल प्लांट फिजियोलॉजी में भी पूछ सकता है, सेल मेम्ब्रेन में जो चैनल्स है उसमें भी पूछ सकता है, और एनिमल फिजियो में भी पूछ सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। I hope you like this video, and for all these kind of videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.